सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर रिवीजन। मैं भी रिवीजन कर रहा हूँ तो मुझे लगा कि चलो इसकी वीडियो बना देते ताकि आप लोग भी साथ में रिवीजन कर पाओ, हम दोनों मतलब हम सब लोग की रिवीजन साथ में ही कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले हमारे पास आएगा मैग्नेटिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज होती है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है और एडिटिव होता है नेचर में। और क्वांटाइजेशन के हमारे पास एक फॉर्मूला आता है Q इक्वल्स टू एन ई, जिसमें एन जो पॉजिटिव प्लस या माइनस हो सकता है। उसके बाद हमारे पास कूलम्ब्स लॉ होता है, कूलम्ब्स लॉ के लिए फोर्स का फॉर्मूला होता है K/Q² जिसको हम वेक्टर फॉर्म में भी ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर सेकेंडली हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें हमको एफ नेट होता है, उसको एफ नेट वैक्टर को हम सिंपली प्लस कर सकते हैं F1 वैक्टर प्लस F2 वैक्टर प्लस F3 वैक्टर एंड सो ऑन। उसके बाद आया है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F/Q0 इक्वल्स टू जिसको हम KQ/R² करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा परमिटिविटी का फॉर्मूला, जो कि सबसे ईजी फॉर्मूला है, जिसको हम बोलते हैं ER/EM/E0, जो कि वैक्यूम और मीडियम के ऊपर डिपेंड कर सकता है। इसको भी आप याद कर लेना। उसके बाद कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आएगा लैम्डा इक्वल्स टू Q/L, या फिर इसको हम सिग्मा इक्वल्स टू Q/A, या फिर इसको रो इक्वल्स टू Q/L। ठीक है, लीनियर के लिए लैम्डा, सरफेस के लिए सिग्मा और वॉल्यूम के लिए हमारे पास रो। उसके बाद आएगा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डायपोल का मूवमेंट आता है हमारे पास आ जाता है हमारे पास फॉर्मूला Q/2L। एंड उसके बाद आएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। डायपोल की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल पोजीशन के लिए अगर हम बात करते होते K लाइक 1/4πε0, ठीक है, 4πε0 हमारे पास K की वैल्यू होती है, आप लोगों को पता होगा। और K की वैल्यू हमारे पास ये होती है, और K की वैल्यू न्यूमेरिकल फॉर्म में हमारे पास 9 × 10⁻⁹ होती है, ये भी आप याद कर लेना। इसको 1/4πε0 2p/r³ की जगह आप K2p/r³ करके भी याद कर सकते हो, जो आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए हमारे पास Kp/r³ हो सकता है, इसको मैं K बोल रहा हूँ, ठीक है। Kp/r³ है फॉर इक्वेटोरियल, Kp/r³, फॉर एक्सियल K2p/r³। एंड टॉर्क के लिए फॉर्मूला हमारे पास आता है P वेक्टर इंटू में E वेक्टर, जिसको हम जब हम क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो हम साइन लगा देते हैं, तो हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आता है PE sin थीटा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds, ठीक है, E.da भी लिख सकते हैं वैसे तो, ठीक है, हम यहाँ पे E.da ही बोलते हैं, यहाँ पे E.da लिखा है। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E.da, जिसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट हटा देते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट हटाने के बाद हमारे पास कॉस थीटा हमको लगाना पड़ता है। एंड उसके बाद हमारे पास गॉस लॉ की एप्लीकेशन आती है। अगर हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन के लिए बात करें तो सबसे पहले हमारे वायर का फॉर्मूला आता है, जिसकी डेरिवेशन भी अगर आप लोगों को मैं याद दिला दूँ, अगर आप चाहो तो मैं याद दिला सकता हूँ उसकी डेरिवेशन, ताकि आप लोगों को याद रहे ऑब्वियसली। तो उसके आते हैं यहाँ पे हम एक चीज़ ये एज्यूम करते थे कि हमारे पास एक सिलेंडर आ जाता है, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे एक 90 डिग्री और यहाँ पे ये दोनों 90 डिग्री होते हैं, इनके बीच में कॉस की वैल्यू, तो हम इनको कट कर देते हैं, और जो बीच में रहती है, ठीक है, जो बीच में रहती है उसी को ही हम माना जाता है। वैसा होता है, ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में वायर के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए होती है E इक्वल्स टू λ/2πε0 r, ये मेरे प्री बोर्ड में भी आई थी। प्लेट, अब हम अगर किसी प्लेट के लिए बात करें तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू होती है E इक्वल्स टू σ/2ε0, और इसकी डेरिवेशन होती है अगर मैं आपको बताऊँ तो EA+EA इक्वल्स टू 2EA करके होती है। उसके बाद हमको फ्लक्स निकालना पड़ता है, फ्लक्स के बाद उसकी वाली वैल्यू पुट करनी पड़ती है, तो ऐसे करके इसकी एक डेरिवेशन होती है, दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम कंडक्टिंग के लिए बात करें तो कंडक्टिंग के लिए अगर हम किसी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए बात करें तो इनसाइड में उसके जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जो 0 हो जाती है फॉर अ कंडक्टिंग। एंड अगर हम उसके आउटसाइड के लिए बात करें तो उसके आउटसाइड पे Q/4πε0r² हो जाती है, और या फिर उसको हम R² σ/E0r² भी लिख सकते हैं, ε0r²। ये वाली ये दोनों ही याद करें ना, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है तो दोनों आ सकती है। एंड फिर नॉन कंडक्टिंग के लिए हमेशा कंडक्टिंग के लिए इनसाइड 0 रहती है, नॉन कंडक्टिंग के लिए इनसाइड 0 नहीं रहती है। सबसे पहले अगर हम इनसाइड की बात करें तो उसके लिए हो जाता है E इक्वल्स टू r/ρ/3E0, और आउटसाइड के लिए बात करें तो r³ ρ/3E0r²। अब मेरे पास आएगा चैप्टर नंबर 2 आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले हमारे पास आते हैं फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है, जो कि हम लिखते हैं W/Q। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस के लिए हमेशा हम डेल्टा लगा देते हैं, डेल्टा का मतलब होता है V2 - V1। एंड ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, आपको पता ही होगा, मैं पता नहीं क्यों समझा रहा हूँ। फटाफट से कंप्लीट करते हैं। उसके बाद पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास निकल के आता है dV/dr, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन भी आप याद कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। और अब रिलेशन बिटवीन मतलब E एंड V के बीच में हमको रिलेशन निकालना होता है, तो उसके बाद हम डेल्टा V को -E.dr लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं। डॉट प्रोडक्ट हटाना चाहो तो आप cos थीटा भी लगा सकते हो। उसके बाद हमारे पास
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता है, तो हम उसके लिए निकालते हैं V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। ठीक है, मैं हर बार बोल रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू के इक्वल्स टू 9 इंटू में 10⁻⁹। सो इस चीज़ को ये बोल रहा हूँ, और आप भी के इसको के क्यू बाई आर याद करना आपको बहुत ईजी रहेगा। सो के क्यू बाई आर, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हमको पोटेंशियल निकालना होता है, तो V इक्वल्स टू के पी अपॉन आर स्क्वायर, जो कि एक्सियल पोजीशन के लिए, और इक्वेटोरियल पे हमारे पास 0 हो जाता है। और किसी भी पॉइंट के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर हो जाता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास नॉर्मल का फॉर्मूला होता है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, इसको या फिर के Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है, वर्क डन रोटेट करने के लिए हमको वर्क डन लगाना होता है, तो उसके लिए हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला होता है, बिकॉज टॉर्क हेल्प करता है चीज़ों को रोटेट करने में, जो चीज़ मतलब टॉर्क की वजह से चीज़ें रोटेट करती है। सो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पी कॉस थीटा। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है पी कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। एंड पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास निकालना चाहें हम किसी भी डायपोल के लिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है माइनस पी ई कॉस थीटा, इसको हम माइनस पी वैक्टर डॉट ई वैक्टर लिख सकते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी। मैं खुद की बात बताऊँ तो फटाफट से, तो मैं इसका फॉर्मूला हमेशा भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों। तो या अब हमारे पास कैपेसिटेंस स्फेरिकल, किसी स्फेरिकल के लिए हमको कैपेसिटेंस निकालना है, तो उसके हमारे पास फॉर्मूला आता है सी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू। ठीक है, मतलब स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए हमको कैपेसिटेंस निकालना होता है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है सी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू। अब हमको कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट के लिए हमको कैपेसिटेंस निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, क्या फॉर्मूला आ जाता है, ई नॉट ए बाई डी। अगर इसको किसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर, किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर रखा जाए, तो उसके लिए हमारे पास बस के एक वैल्यू आ जाती है के। ठीक है, तो उसके बाद सी ई के ई नॉट ए अपॉन डी। और अगर पार्शली फील्ड डाइलेक्ट्रिक हो तो पार्शली फील्ड के लिए ई नॉट ए अपॉन ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये वाली मैं बोलूँ तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स में भी आई थी। ठीक है, प्री बोर्ड्स में भी आई थी मेरे। एंड अब हम कैपेसिटर पैरेलल की बात करें तो सिंपली प्लस हो जाएगा सी इक्वल्स टू सी। देखो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि रेजिस्टेंस में तो पैरेलल के 1/r नेट लगाते हैं, यहाँ पे सिंपली C1 प्लस C2 जाता है, नहीं तो लाइक और 1/C1 प्लस 1/C2 हमारे पास सीरीज़ के लिए होता है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। उसके बाद ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 1/2QV, जिसको हम एक और चीज़ से लिख सकते हैं 1/2Q स्क्वायर अपॉन C, या फिर एक और इसका फॉर्मूला आता है 1/CV स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटेंस आता है, तो ये वाला कैपेसिटेंस से रिलेटेड है, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक क्विक डिस्क्लेमर, ये नोट मैं बताऊँ, ये वाला फॉर्मूला नोट मैंने नहीं बनाया, ये हमारे जक्की भैया के नोट्स हैं। मैं बस रिवाइज़ कर रहा था, तो मुझे लगा वीडियो बना के डाल देते हैं, ताकि आप लोग भी रिवाइज़ कर सको, क्योंकि अगर आप अवेयर नहीं हो तो आपको फिर PDF ढूंढ के डाउनलोड करनी पड़ेगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ पहले ही। सो या इससे पहले आप कुछ कमेंट करें या फिर कॉपीराइट इशू कुछ आ जाए, तो मैंने इसलिए पहले से ही बता दिया, मतलब पहले से नहीं बताया था, अब बता दिया, मैं भूल गया था एक्चुअली। उसके बाद अब करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, उसके अंदर करंट का फॉर्मूला हमारे पास तो सबको पता होगा, ये तो 9th क्लास से आ जाता है, जो कि होता है मेरे पास Q/T। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। उसके लिए फॉर्मूला आता है, यहाँ पे माइनस लगेगा, एक्चुअली माइनस होता है माइनस ई टाउ बाई एम। ठीक है, जिसको हम एक और चीज़ से लिख सकते हैं ई वी अपॉन एम एल और फिर टाउ। उसके बाद मोबिलिटी एंड क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताना होता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू म्यू ई। ठीक है, और उसकी वजह से हमको एक मोबिलिटी का फॉर्मूला भी निकल जाता है, म्यू का फॉर्मूला निकल जाता है यहाँ पे वी डी अपॉन ई, एक इसका फॉर्मूला निकल जाता है। एंड एक और फॉर्मूला इसका निकल जाता है, मतलब कि जब हम क्या बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूले की जगह ये चीज़ पुट करते हैं, तो ये वाले ई से ये वाला ई कट जाता है, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आता है ई टाउ बाई एम। ठीक है, उसके बाद हमको एक करंट डेंसिटी, ये करंट डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं बीच बीच में आपको चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आप कुछ और दूसरी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रिकॉल कर सको। सो ये जैसे इस साल चांसेस हैं, तो ओम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में प्रूफ करने के लिए, और ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में प्रूफ अगर हमको करना होता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है करंट डेंसिटी का, ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप याद कर सकते हो, इसका फॉर्मूला होता है J इक्वल्स टू आई अपॉन ए, मतलब कि डेंसिटी या डेंसिटी इक्वल्स टू कितना करंट कितने एक पर्टिकुलर एरिया में जा रहा है। सो इसको आप एक कॉमन सेंस लगा के भी सोच सकते हो कि एरिया और करंट तो आएगा ही, करंट डेंसिटी की बात हो रही है, तो इसको बस करंट डेंसिटी को हम J से डिनोट करते हैं, तो उसकी हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है I/A।
और इसको हम सिग्मा ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ओम्स लॉ का फॉर्मूला आ जाए, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ वाली डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लेना। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ तो डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ वाली जो डेरिवेशन है उसमें एक तो ये वाला फॉर्मूला लगता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का जो इंटररिलेशन वाला फॉर्मूला है उसके बीच में, जैसे ये वाला होता है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, इन दो फॉर्मूला को यूज़ करके हमारे पास डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ प्रूफ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की हम बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है ml/ne² टाउ ए, ठीक है, ये याद कर लेना आप। और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास ये वाला आ जाता है। एक्चुअल में इसका मैं आपको बताऊँ तो ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा मुझे लग रहा है, एज माय ओपिनियन आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये वाला फॉर्मूला याद करना, इक्वल्स टू ई डैश, उसके बाद हमारे पास सिग्मा +1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है T2 - T1, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, ये वाला अगर आपको ज़्यादा सूटेबल लगे तो, नहीं तो आप ये वाला फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। मैं एक्चुअल में ये वाला मिटा ही देता हूँ, ठीक है, ये वाला मिटा देते हैं। एंड या आप ये वाला फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो। एंड मैं एक और बात बता देता हूँ कि इसकी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। सो 2 सेकेंड लगेंगे, मैं आपको बता देता हूँ इसकी डेरिवेशन कैसे होती है, मतलब स्टार्टिंग कैसे होती है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी होगी, क्योंकि ये मतलब कॉमन डेरिवेशन है, पर फिर भी जिसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके लिखते हैं। फिर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, फिर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू रेजिस्टेंस, फिर इसको हम इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, उसके बाद रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी आर डैश ऐसे करके लगाते हैं। उसके बाद फिर आर जो निकलती है, उसके बाद रो L/A इक्वल्स टू रो डैश L डैश फिर A डैश, उसके बाद क्या होता है, हाँ, रो डैश A डैश लगाते हैं। उसके बाद फिर डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा टी लग जाता है। उसके बाद यहाँ से A से A कट जाता है, यहाँ पे मतलब L ऊपर आता है, सॉरी L से L कट जाता है। उसके बाद हमको रो बचता है, रो इक्वल्स टू रो डेल्टा टी बच जाता है, फिर रो इक्वल्स टू रो, उसके बाद डेल्टा टी, फिर डेल्टा टी को लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिग्मा भी लग जाता है। सो ये ऐसे करके डेरिवेशन होती है। सो ये वाली डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये वाले फॉर्मूले से ही वो होती है, और न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं इसके लिए। अब आएगा मेरे पास इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला मेरे पास आ जाता है वर्क डन अपॉन टाइम, जिसको हम आई स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं, और V² लिख सकते हैं, ठीक है। और EMF सेल का EMF निकालने के लिए इक्वल्स टू डेल्टा V2 - V1 ऑब्वियसली। एंड उसके बाद यहाँ पे आप व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब किरचॉफ लॉ में और व्हीटस्टोन ब्रिज देख सकते हो, किरचॉफ लॉ और करंट लॉ और वोल्टेज लॉ देख सकते हो आप, ये रहे। एंड ये दोनों फॉर्मूले भी इसके जंक्शन रूल और लूप रूल के लिए ये वाले फॉर्मूले याद कर सकते हो। लूप रूल के लिए हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास डेल्टा V होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। सो और यहाँ पे आई मतलब जंक्शन रूल पे आई 0 हो जाता है। तो आप ये चीज़ याद कर सकते हो, आई मीन कर लेना। एंड उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला आता है व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, जिसमें हमको P/Q इक्वल्स टू R/S, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन है, और ये वाली इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। बैलेंस कंडीशन में जो होता है, बैलेंस कंडीशन में आपको पता हो तो हमारे पास जो IG होता है हमारे पास 0 हो जाता है, ठीक है। एंड बस मैं रिकॉल करा रहा हूँ आपको। एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास आता है V इक्वल्स टू E - IR, जो हमारे पास डिस्चार्ज के लिए, और चार्ज के लिए प्लस आ जाता है। मतलब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो इसमें डिस्चार्ज और चार्ज में, तो डिस्चार्ज मतलब कि हम माइनस कर रहे हैं, मतलब माइनस मतलब निकाल रहे हैं, और चार्जिंग कर रहे हैं मतलब डाल रहे हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब प्लस, ठीक है। एंड या अब हमारे पास नया चैप्टर आता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। एंड या सो हमारे पास सबसे पहले आएगा बायो-सेवर्ट लॉ हमको क्या बताता है, DB इक्वल्स टू μ0/4π IDL sin θ/r², जिसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसमें वेक्टर फॉर्म में हमारे पास μ0/4π I, उसके बाद ब्रैकेट में चल जाता है DL वेक्टर इंटू में R वेक्टर, उसके बाद R³ हमारे पास चल जाता है डिनोमिनेटर में हाँ। एंड या तो ये चीज़ हो जाती है हमारे पास बायो-सेवर्ट लॉ। उसके बाद हमारे पास होते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमारे पास वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं। एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप के सेंटर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है, उसके लिए फॉर्मूला होता है μ0I/2R, जिसको हम फर्दर अगर हम लूप्स के लिए बात करें, टर्न्स के लिए बात करें, तो उसमें बस एक n फैक्टर का इंटू हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। सो उसके बाद हमारे पास न्यू फॉर्मूला आता है μ0NI/2R। उसके बाद हमारे पास निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सो ये वाली चैप्टर 1 जो मेरे पास ये वाली एक डेरिवेशन होती है, भी आप याद कर लेना। ये वाली डेरिवेशन मतलब पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस थीटा कंपोनेंट, यहाँ पे साइन थीटा कंपोनेंट, जो कि हमारे पास चैप्टर 1 पे इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। सो उसी से मिलती जुलती करंट कैरिंग कॉइल वाली डेरिवेशन है। इसके हमारे पास फॉर्मूला होता है μ0NIA² 2 और ब्रैकेट में A² + X² की पावर 3/2।
एम्पियर्स लॉ होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर इनटू में डी एल वेक्टर, जिसमें हमारे पास एक फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई, और आई मतलब इनसाइड के लिए बात होती है इसमें। अब ये चीज़ है हमारे पास जो कि है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिनॉइड के लिए अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है म्यू नॉट एन आई। उसके बाद हमारे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के लिए किसी मैग्नेटिक फील्ड की बात करी जाती है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और मोशन ऑफ कंबाइंड ई वेक्टर एंड बी वेक्टर, किसी कंबाइंड मोशन के लिए अगर हम बात करें फोर्स की तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू और ब्रैकेट में चला जाता है ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एफ ई वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर। और फोर्स का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना अच्छे से बिल्कुल। इसका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। एंड उसके बाद हमारे पास फोर्स आती है, मतलब फोर्स बैट टू पैरेलल करंट के लिए हमारे पास फोर्स निकलते हैं एफ अपॉन एल, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई डी। उसके बाद फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की बात हो रही है, यहाँ पे फोर्स फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए बात हो रही है। कंडक्टर के लिए हमारे पास आई बी एल साइन थीटा, ठीक है, आई बी एल साइन थीटा हमारे पास निकल जाती है। एंड उसके बाद हमारे पास आती है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है क्यू इंटू में 2L। ये वाला फॉर्मूला भी आप याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आएगा हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है एम इक्वल्स टू आई ए, जिसको हम एक और चीज़ लिख सकते हैं एन आई ए भी, इसको हम लिख सकते हैं। अब टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप के लिए हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आता है एन आई ए बी साइन थीटा, जिसको हम एम बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। और टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एंड इसको अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, याद करें कि निब्बा करके याद कर लो, एन आई बी ए निब्बा, ठीक है। निब्बा आपको पता ही होगा कौन होते हैं, तो मेरे को बताने की जरूरत थी। तो इसको निब्बा साइन थीटा करके याद करना, मैंने भी सेम वैसे ही करके याद किया हुआ है। एंड अब हमारे पास आएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला, क्योंकि इसके ऊपर 3-4 डेरिवेशन मतलब क्वेश्चन आए थे 2025 में, जो कि मतलब हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट बोर्ड एग्जाम था, तो उसमें पास आए थे। उसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का एम इक्वल्स टू आई ए, जिसको हम एम इक्वल्स टू एन आई ए भी लिख सकते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसको हम बोलते हैं फाई इक्वल्स टू जी आई, ठीक है। और करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए हमारे पास फाई को हमको बस वी से डिवाइड कर देना है, और करंट के लिए आई से डिवाइड कर देना है। अब मैग्नेटिज्म एंड मैटर के लिए हमारे पास एक और चैप्टर है, इसमें हम बार मैग्नेट के लिए बात करते हैं। बार मैग्नेट और इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड एज एन इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड के लिए, मतलब बार मैग्नेट को हम सॉलिनॉइड मान रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr क्यूब। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग इट्स एक्सियल पोजीशन, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr क्यूब 2m अपॉन r क्यूब। एंड उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई mr क्यूब। तो ये दोनों इसकी डेरिवेशंस भी हैं, डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट है। एंड टॉर्क के लिए हमारे पास में फॉर्मूला आता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसके फॉर्मूला आता है टॉर्क के लिए क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हमको क्रॉस प्रोडक्ट हटाना होता है तो हम क्या उसके साथ लगाते हो, आप कमेंट करके बताना। उसके बाद मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला याद आता है आई अपॉन एच। एंड उसके बाद रिलेशन बिटवीन, अब हमारे पास रिलेशन के लिए वाला फॉर्मूला आता है, आप याद कर सकते हो। मैग्नेटिक इंडक्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके लिए इस पे से सवाल भी आ सकता है। सो इसके लिए हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट, और उसके बाद हमारे ब्रैकेट में एच प्लस आई लिख देते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है आई इक्वल्स टू एम अपॉन वी, ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, जिसको हम एच इक्वल्स टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट भी लिख सकते हैं। और एक क्यूरीज लॉ के दोनों फॉर्मूला आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो अब हमारे पास आएगा EMI, ठीक है। EMI के लिए सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास, तो आपको पता होगा फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला हमारे पास इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन में डी टी। उसके बाद फैराडे सेकंड लॉ से प्रूव होता है। उसके बाद इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू ई अपॉन आर, या जिसको हम माइनस एन अपॉन आर डी फाई बाई डी टी भी लिख सकते हैं। फिर इमोशनल EMF का हमारे पास फॉर्मूला आता है इक्वल्स टू बी एल वी। एंड उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आता है हमारे पास इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड के लिए हमारा फॉर्मूला होता है एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला आता है एम इक्वल्स टू एन टू फाई टू अपॉन आई, ठीक है, आई वन। फिर म्यूचुअल इंडक्शन सॉलिनॉइड के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है म्यू नॉट एन वन एन टू ए अपॉन एल, ठीक है। उसके बाद एनर्जी कंसिडरेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है पी इक्वल्स टू
वी स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एल। फिर पी ई, इसमें पी इक्वल्स टू पी एम भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ए सी का अब आया, ए सी वाला चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज का फॉर्मूला क्या आता है, आई नॉट साइन डब्ल्यू टी, उसके बाद वी नॉट साइन डब्ल्यू टी। और ये हमारे पास फेजर डायग्राम के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो अच्छे से याद कर लो आप। उसके बाद रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यूज, उसके लिए हमारे पास ई आर एम एस की वैल्यू आते हैं आई नॉट अपॉन √2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास जब हम पावर की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आती है चीज़। तो आई आर एम एस आई नॉट अपॉन √2 या वी, और वी आर एम एस का हमारे पास होता है वी नॉट अपॉन √2। फिर एवरेज वैल्यू, करंट की एवरेज वैल्यू के निकलते हैं हमारे पास आई एवरेज हमारे पास 0 जाता है। फिर आई एवरेज एक और वैल्यू आती है आई एवरेज की, उसके बाद जो होती है 0.67 ओके। सो आई इक्वल्स टू 0.67 आई नॉट, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है इसका। फिर ए सी अप्लाइड इंडक्टर के लिए हमारे पास जो हम अल्टरनेटिव करंट अप्लाई करते हैं उसके हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन डब्ल्यू टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। उसके बाद जिसमें हम एक्सएल इक्वल्स टू डब्ल्यू एल भी लिखते हैं जिसको। एंड उसके बाद ए सी कैपेसिटर पे जब हम ए सी लगाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन, और उसके बाद ब्रैकेट में जाता है डब्ल्यू टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है, प्लस पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस आ गया। उसके बाद एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन डब्ल्यू सी। उसके बाद ए सी अप्लाइड इन रजिस्टर्स के लिए जब हम ए सी को अप्लाई करते हैं उसके हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन डब्ल्यू टी, और वी इक्वल्स टू आई आर। वी इक्वल्स टू आई आर तो हमारे पास ऑब्वियसली क्या हो जाता है, हमारे पास ओम्स लॉ प्रूव हो जाता है, इसमें ओम्स लॉ आ जाता है। उसके बाद ए सी अप्लाइड इन एल सी आर सर्किट इज़ वन ऑफ द मेजर टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और एल सी आर सर्किट आप अच्छे से इस वाले पार्ट को तो देख लो अच्छे से। उसके बाद जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो हमारे पास रूट में चल जाता है आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू सी का होल स्क्वायर। उसके बाद टेन थीटा की इसमें वैल्यू निकलते हैं एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। उसके बाद आई एम की वैल्यू निकलते हैं वी एम अपॉन रूट अंडर रूट में जगह आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। अब हम रेजोनेंस की बात करते हैं, रेजोनेंस के लिए हमारे पास डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एल सी निकल जाता है, इसको हम एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। फिर एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट में एल सी, जिसको हम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी एंगुलर रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इसके वाले फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्यू फैक्टर निकलता है, क्यू फैक्टर का फॉर्मूला हमारे पास होता है डब्ल्यू एल अपॉन आर, या फिर उसको हम बोलते हैं 1 अपॉन डब्ल्यू सी आर। उसके बाद हमारे पास एवरेज पावर एसोसिएटेड इन एसी करंट के हमारे पास एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या आता है, पी एवरेज इक्वल्स टू आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाइव, जो कि आई आर एम एस वी आर एम एस की वैल्यू हमने ऊपर में देख ली थी क्या थी, कैसे निकालते। फिर आर इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी, ठीक है। अब रे ऑप्टिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया हमारे पास पार्ट रे ऑप्टिक्स में, हमारे पास स्नेल्स लॉ होते हैं, स्नेल्स लॉ के हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर, जिसको हम म्यू के बराबर लिख देते हैं। फिर म्यू वन साई आई इक्वल्स टू म्यू टू साई आर। उसके बाद ये दो हमारे पास फॉर्मूला आ गए। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी। क्रिटिकल एंगल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन सी। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है एस इक्वल्स टू टी साइन, फिर अपॉन में आई माइनस आर, फिर अपॉन में कॉस टी। उसके बाद रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस के लिए हमारे पास म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू 1 अपॉन आर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आर म्यू का फॉर्मूला क्या आता है, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। उसके बाद लेंस फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। उसके बाद लीनियर मैग्नीफिकेशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है एम इक्वल्स टू एच 1 अपॉन एच इक्वल्स टू वी अपॉन यू। पावर ऑफ लेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है पी इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, जिसको हम 1 अपॉन एफ को कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन एफ 2। उसके बाद पी इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 हम मतलब निकालते जब इसमें एक टॉपिक उसके लिए हम यूज़ करते हैं। प्रिज्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रिज्म देख लो एक बारी। प्रिज्म का क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू साइन, फिर ब्रैकेट में ए, उसका ए प्लस एम अपॉन 2 साइन आई, मतलब साइन इनसाइड होते हैं ना, साइन ए अपॉन 2। ये हमारे पास एक और फॉर्मूला निकल के आ जाता है। उसके बाद हमारे पास एक और फॉर्मूला, इसके बाद हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप का ही वाला डायग्राम आप देख लेना, क्योंकि मतलब ठीक है वाला डायग्राम देख लेना कैसे बनाते वाला डायग्राम एक बारी, मतलब रट लो यार, अब एंड टाइम चल रहा है एग्जाम का, तो डायग्राम वगैरह देख लो। उसके बाद डायग्राम के हमारे पास माइक्रोस्कोपिक के लिए आ जाता है वन प्लस डी अपॉन एफ, ठीक है, या फिर इसको हम डी अपॉन एफ नॉर्मल भी लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला होता है एम इक्वल्स टू बी अपॉन एल्फा, या इसको हम एम इक्वल्स टू एम ई इंटू एम नॉट, या एम इक्वल्स टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, या फिर एम इक्वल्स टू माइनस एल अपॉन एफ नॉट डी अपॉन एफ ई। और इसका आप लोग देख सकते हैं
यहाँ पे इसका डायग्राम कुछ ऐसा करके इसका डायग्राम बनता है, एज यू कैन सी राइट हियर, ठीक है। सो डायग्राम भी देख लो फटाफट से। उसके बाद हमारे पास वेव ऑप्टिक्स आ जाते हैं। रे ऑप्टिक्स हमारी खत्म। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग ह्यूम्स लॉ प्रिंसिपल, ठीक है। ह्यूम्स लॉ प्रिंसिपल से हमारे पास फॉर्मूला आता है जिसका हम लोग आपको पता ही होगा, तो आई मतलब एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर जो हो जाता है हमारे पास। और उसके बाद सिंपल फॉर्मूला है म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाय अपॉन साइन आर। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। वाई इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू, जैसे हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारे पास चैप्टर 1 में आया था, बिल्कुल सेम वैसा ही है। फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का इंटरफेरेंस का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल्स टू ए साइन अपॉन में डब्ल्यू टी प्लस फाइव। उसके बाद ए इक्वल्स टू अंडर रूट में जैसे हमारे अंडर रूट में हमारे पास आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। उसके हमारे पास आई का फॉर्मूला आता है आई वन प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट आई वन आई टू कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वाला फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास डेल्टा इक्वल्स टू एन लेमडा और 5/2 एन लेमडा, ठीक है। फिर डिस्ट्रक्शन वाला फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू 2n-1 फिर लेमडा अपॉन 2। उसके बाद 5 का फॉर्मूला इसमें निकल जाता है 2n-1 और लेमडा बाय 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाता है, आप एक बार ये देख सकते हो। एंड उसके बाद पास डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला आता है डेल्टा इक्वल्स टू डी साइन थीटा वाई इक्वल्स टू डेल्टा डी अपॉन ए। उसके बाद सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाई डी या फिर बी इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाई डी, ठीक है, 2 लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। उसके बाद अब ये दो चीज़ें फॉर्मूले आप फटाफट से देख सकते हो। और यहाँ पे एक बार ये डायग्राम देख लो, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑप्टिक्स में डायग्राम सब कुछ है और क्या डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप इसका डायग्राम देख सकते हो और इसका भी डायग्राम देख सकते हो, दोनों में से ही कोई सा भी डायग्राम आ सकता है बनाने के लिए। फिर अब आया पास इजी पोर्शन, जो लास्ट की 4 चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले आया डुअल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आप लोग देख सकते हो। मतलब ऐसा बेसिकली जब हमारे पास एनर्जी पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स पे तो एक्साइट होके लीव करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस आ जाती है। डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस की डेरिवेशन टाइप है ये, तो आप एक बार फटाफट से डेरिवेशन देख लेते हैं। उसके बाद डेल्टा इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी जिसको हम एच बाई पी भी लिख सकते हैं। फिर डेल्टा इक्वल्स टू एच बाई पी जिसको हम एच अपॉन अंडर रूट 3m के टी भी लिख सकते हैं। फिर डेल्टा इक्वल्स टू एच अपॉन पी इक्वल्स टू एच 2m क्यू वी भी लिख सकते हैं। उसके बाद डेल्टा इक्वल्स टू 1.227 nm नैनोमीटर अपॉन डेल्टा वी, खत्म। डी ब्रॉगलीज प्रिंसिपल ये 1 2 3 4 हमको याद होनी चाहिए। उसके बाद सारे ग्राफ भाई, ये ओ माय गॉड कि ये ग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डुअल नेचर्स के ग्राफ इज़ वन ऑफ द मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ। तो सबसे पहला ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के लिए हमको बताना है, देखो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ नॉर्मल यहाँ पे आप बनाओगे ई मैक्स और वी बनाओगे और वी नॉट से सिंपल है कि स्ट्रेट लाइन खींच दोगे थोड़ी सी गैप बना के। उसके बाद हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है वी बाय एस का, जिसमें पास वी नॉट बीच में होता है तो यहाँ पे एक कर्व चले जाता है। उसके बाद इंटेंसिटी और करंट का फॉर्मूला हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो जाती है। और उसके बाद हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे मतलब कि हम इसमें मानते हैं ना, हम दिखानी नेगेटिव नहीं दिखा सकते, ठीक है। हम इसको नेगेटिव मतलब फ्रीक्वेंसी और मतलब स्टॉपिंग इसको हम नेगेटिव नहीं दिखा सकते। सो इसलिए हम इसको पहले डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद फिर हम ऐसा डार्क करके बना देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास पोटेंशियल वर्सेस करंट का हमारे पास आता है। सबसे पहले हमको ये बनाना है, वोल्टेज और करंट बनाया, इंटेंसिटी बनाया। फिर नेगेटिव वी नॉट, यहाँ पे वी नॉट नेगेटिव चल जाता है। उसके बाद आप I1 I2 I3 भी बना सकते हो। उसके बाद और ये चीज़ याद रखना, I3 इज़ बिगर देन मतलब I3 सुपीरियर देन I2 देन I2 सुपीरियर देन I1। अब उसके बाद हमको फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस रिटार्डिंग पोटेंशियल ये दोनों फॉर्मूला निकालने हैं। उसके बाद सबसे पहले V3 इज़ लाइक अभी मतलब ऑर्डर याद कर सकते हो। उसके बाद रिटार्डिंग पोटेंशियल मार्क करनी है, उसका करंट मार्क करना है। उसके बाद मतलब V1 V2 V3 को हमको मार्क करते हुए यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देना है। ये 6 हमारे पास 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे पास एक न्यूक्लियस का डायग्राम है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। हम कुछ नहीं कह सकते, वी कैन से एनीथिंग। उसके बाद ये लास्ट मतलब सेकंड लास्ट है। उसके बाद एटम्स और न्यूक्लियाई के फॉर्मूले आ जाते हैं। एटम्स और न्यूक्लियाई भी मतलब ज़्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं हैं। उसके बाद सबसे पहले आते हैं हमारे पास पार्शियल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये आप देख सकते हैं। आएगा भी नहीं यार क्योंकि इतना सब कुछ नहीं देंगे,
तो ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही देंगे। उसके बाद स्कैटरिंग एंगल का फॉर्मूला हमारे पास आता है एन थीटा इक्वल्स टू 1/sin θ/2। इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम के बोलते हैं। जी उसके बाद आता है उसके साथ में जी ई स्क्वायर कॉट θ/2 अपॉन के ई, ठीक है। उसके बाद फोर्स बैट उसके बाद निकालते हैं अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस के लिए, एंड एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू ई, एंड उसके बाद जी ई अपॉन आर स्क्वायर। एंड उसके बाद डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है आर नॉट इक्वल्स टू के जी स्क्वायर अपॉन के ई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बोर्स मॉडल और बोर्स थ्योरी आ जाती है। सो बोर्स मॉडल हमको बताया एम वी आर, जो कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। उसका फॉर्मूला बताओ हमारे पास आता है एन एच अपॉन 2 पाई, उसके बाद जहाँ पे हमारे पास एन कौन सा भी एक इंटीजर हो सकता है, फिर एच वी इक्वल्स टू ई आई माइनस ई एफ, उसके बाद हमारे पास ई आई सुपीरियर देन ई एफ। फिर बोर्स थ्योरी आ जाती है आर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई नॉट अपॉन पाई एन जी स्क्वायर। बोर्स रेडियस और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर R1 एच स्क्वायर ई नॉट अपॉन क्या उसका वो पाई एम ई स्क्वायर वी इक्वल्स टू जी स्क्वायर अपॉन टू एन ई नॉट एन, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्म आता है के जी ई स्क्वायर अपॉन एन आर एच। के हमारे पास ऑब्वियसली हमको पता ही है भाई, बताना भी क्यों ही है, के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वी ऑल नो दैट, सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है। फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेशनरी के लिए हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी होती है जी ई स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमको एनर्जी का एक और फॉर्मूला देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं माइनस एम जी स्क्वायर ई की पावर 4 निकल जाती है। फिर ए नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर, फिर दोबारा एच स्क्वायर एन स्क्वायर, मैंने गलत बोला तो पहले भी, मैंने यहाँ कहीं गलत बोल दिया तो उसके लिए माफ़ी। पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला आता है माइनस वी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फिर ई एन का फॉर्मूला आता है माइनस में 13.6 ई वी अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ पे जी हमारा 1 हो जाता है, ठीक है। अब एनर्जी लेवल की बात करें तो 1/λ इक्वल्स टू जी स्क्वायर आर, फिर ब्रैकेट में देखा 1/n1 स्क्वायर प्लस 1/n2 स्क्वायर खत्म। फिर आर इक्वल्स टू एम ई की पावर 4, फिर 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, फिर उसके बाद हमारे पास आता है सी एच का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे लाइट होते हैं ना, लाइट का बताओ आप कमेंट सेक्शन में कि लाइट की स्पीड क्या होती है। उसके बाद ये वाला डायग्राम आप देख लो एक बार, ये वाला डायग्राम मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ। तो 1 2 3 पॉज करके एक बार देख लेना, मैं भी इस डायग्राम को भी रटूंगा भाई, बैठ के रटूंगा क्या बोल रहा है भाई। फिर एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU, ठीक है। इसकी हमको तो पता है वैल्यू याद रखनी होती है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। उसके बाद हमारे पास साइज, न्यूक्लियस का साइज़ क्या होता है, उस न्यूक्लियस का साइज निकालने के बाद फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3। बाइंडिंग एनर्जी आया इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर साइन एल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन। फिर ई इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, फिर इक्वल्स टू, फिर ब्रैकेट में जाएगा जी एम पी प्लस ए माइनस जी, फिर एम एन एम, फिर सी। मतलब बीन से देखा जाता है न्यूक्लियस वाले चैप्टर में मेनली मतलब फॉर्मूले कुछ ज़्यादा ही भाई, हद से ज़्यादा बड़े बड़े फार्मूले। और न्यूक्लियर फिजन का फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया यू, और यहाँ पे पावर देखे 335 और 192, फिर एन की पावर दे रखी है 1 और 0। फिर उसके बाद मतलब ये एक इक्वेशन है अब बेसिकली, और ये वाली इक्वेशन याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस में आ जाती है। और न्यूक्लियर फ्यूजन हमारी ये रही। फिर हमारे पास आया ई एम वेव में ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वी इक्वल्स टू 1/2 पाई, फिर अंडर रूट में एल सी। उसके बाद ई एम वेव की इक्वेशन आती है इक्वल्स टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस डब्ल्यू टी, फिर बी इक्वल्स टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस डब्ल्यू टी। उसके बाद ई नॉट सी बी नॉट। वेलोसिटी ऑफ ई एम वेव की वेलोसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है सी इक्वल्स टू अंडर रूट में म्यू नॉट ई नॉट, फिर वी इक्वल्स टू 1/म्यू ई। मोमेंटम का फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि है हमारे पास v/c, सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट। और एनर्जी डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है u इक्वल्स टू हाफ ई नॉट ई स्क्वायर, फिर इसका यू बी का होता है हाफ बी स्क्वायर अपॉन यू नॉट। फिर सेमीकंडक्टर्स हमारे पास आ गया है। सेमीकंडक्टर में ओनली थ्योरी है तो बराबर से देख लेते हैं। पहले सबसे पहले एनर्जी बैंड गैप्स इन मटेरियल के अंदर एनर्जी बैंड गैप्स देखा जाता है।
सो सबसे ज़्यादा इंसुलेटर में सबसे ज़्यादा गैप होता है, सेमीकंडक्टर्स में बहुत कम गैप होता है। कंडक्टर जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप कर लेते हैं। और उसके बाद एनोड, कैथोड और ये फोटो डायपोल सिंबल होता है। यहाँ पे हमारे पास ये रेजिस्टेंस मतलब का हाथ लगा होता है, मतलब कि यहाँ से रिवर्स बायस जाता है ना, तो यहाँ से जाने नहीं देता वो। उसके बाद फैक्टर्स आता है प्योरिटी ऑफ सेमीकंडक्टर, प्योरिटी इंटेंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक। इंटेंसिक वाले सबसे ज़्यादा प्योर होते हैं, एक्सट्रिंसिक वाले इम्प्योर होते हैं, ठीक है। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो जाती है तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू मतलब इंट्रेंसिक में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमारी किसके इक्वल हो जाती है, होल्स की डेंसिटी के इक्वल हो जाती है। और एक्सट्रिंसिक में डेंसिटी जो हमारे इलेक्ट्रॉन की होती है वो होल्स के इक्वल्स नहीं होती है, तभी इसको हम प्योर मानते हैं, इनको हम इम्प्योर मानते हैं। फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यहाँ पे लो होती है, यहाँ पे हाई होती है। फिर टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन ये सिर्फ टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, पर टेम्परेचर इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज वेल एज ऑन द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, मतलब इम्प्योरिटी के अमाउंट पे भी डिपेंड करता है। फिर इम्प्योरिटीज़, यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, यहाँ पे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है। उसके बाद पी एन जंक्शन, हमारे पास 2 पी एन जंक्शन आ गए थे, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग में मतलब फॉरवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग हमारे पास आ जाती है। आप लोग देख सकते हो एक बारी फटाफट से, डायग्राम इंपॉर्टेंट है एंड नथिंग एल्स। उसके बाद हमारे पास एमिटेड फोटोन्स और एमिटेड लाइट के हमारे पास आ जाती है। पर इधर इतना ऐसा डायग्राम है ये, इसका कुछ आप देख सकते हो। मोबाइल इलेक्ट्रॉन, फिर फ्रंट कॉन्टैक्ट, फिर फोटोन्स, फिर बैक कॉन्टैक्ट, फिर एक्स्ट्रा मोबाइल होल्स और ये सब। और उसके बाद हमारे पास आया ये फुल वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफिकेशन, मतलब रेक्टिफायर और रेक्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट। सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले ऐसा सर्किट बनाते हैं, ये सर्किट हमारा हो गया। उसके बाद एक और सर्किट हो गया, ठीक है। यहाँ पे लोड लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लगाया। उसके बाद हमारे पास इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म हो जाती है। यहाँ पे वेव फॉर्म यूँ ऐसे टाइप की रही दोनों सेम में। यहाँ पे मतलब फुल वेव में मतलब फुल वेव्स आएगी, और हाफ वेव में हमारी हाफ वेव्स आएगी, ऑब्वियसली इट्स कॉमन सेंस। उसके बाद वोल्टेज वेव फॉर्म आफ्टर रेक्टिफिकेशन स्मूथिंग, ये कुछ ऐसे टाइप की निकली। और रिपलिंग वोल्टेज कुछ ऐसे टाइप की निकली। एंड इसके साथ सारे के सारे चैप्टर हैं ख़त्म। उनमें से सबसे मेरा फेवरेट चैप्टर है, हो गया है सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी फॉर्मूले नहीं है और सारा थ्योरी है। एंड सेमीकंडक्टर मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हो पॉज करके, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे, मतलब इंटेंसिक एक्सटेंसिक बेसिकली हर चीज़ दे रखी है, बट बहुत शॉर्ट में। पर इसको अगर आपके पास टाइम हो तो इस वाले चैप्टर को पढ़ लेना, क्योंकि ये वाला चैप्टर थ्योरी में बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा थ्योरी में इसी चैप्टर से आएगा ज़्यादा मुझे लगता है। एंड एंड फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग भी आप लोग देख लेना। और एंड एवरीथिंग इज़ ओवर, ख़त्म। बस एक चीज़ रह गई ना शायद से, क्या चीज़ रह गई ब्रो? हाँ, ये चीज़ रह गई है हमारे पास, लाइट इमिटिंग डायोड रह गया है, या इसको भी आप लोग देख सकते हो। एंड एवरीथिंग इज़ ओवर। एंड कहीं भी मुझसे गलती हो गई हो बताने में या प्रोनाउंसिएशन में, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं अभी रिवाइज़ ही कर रहा हूँ, एंड मुझे लगा बस रिवाइज़ कर रहा हूँ तो साथ साथ वीडियो भी डाल देता हूँ। एंड किसी और की भी हेल्प हो जाएगी अगर आप देख रहे हो तो। बाकी तो मैं खुद ही रिवाइज़ करा था, और मतलब से वीडियो बनाता था मैं रिवाइज़ करो तो मेरे को जल्दी रिवाइज़ हो जाता है। सो दैट वॉज द मेन पॉइंट। सो बाय बाय।